हेलो बच्चों, वेलकम टू जोश एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं निर्मला आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर। ये बेटा मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर है क्लास 9th के लिए। क्लास 9 के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं, तो ये साइंस का पेपर है, हम इसे डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है कि पूरे पेपर में 4 सेक्शन होंगे ABCD और टोटल 36 क्वेश्चंस होंगे। सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी हैं। सेक्शन A में 1 to 20 क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क का है और जिसमें पार्ट्स है उसमें हर पार्ट 1 मार्क का है। इसका मतलब सिर्फ 20 मार्क्स का नहीं है। अगर एक क्वेश्चन में 5 पार्ट है तो वो हर पार्ट 1 मार्क लेके जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक अगर सिंगल क्वेश्चन है एक मार्क में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में अगर एक क्वेश्चन है तो वो 1 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर 5 पार्ट्स हैं तो वो पाँचों 1 मार्क के हैं, यानी कि 5 मार्क्स का है। वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, या तो आप MCQs होंगे, इसमें आपको एक सिलेक्ट करना होगा, या फिर 1 वर्ड आंसर होंगे, या फिर 1 लाइन 2 लाइन डेफिनेशन टाइप होगा। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है सेक्शन B। सेक्शन B में क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26 तक सेक्शन B है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और इसमें 2 मार्क्स में कितना लिखना है, कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम कौन से क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा लिखें। तो आपको एक आइडिया दिया हुआ है कि 30 से 50 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं। 50 वर्ड्स से ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि 2 मार्क्स में इतने से ज़्यादा लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। और 30 वर्ड से कम ना लिखें, क्योंकि 2 मार्क्स अगर चाहिए तो कुछ तो लिखना ही होगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन C की। सेक्शन C में क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 33 तक हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और इसके लिए वर्ड लिमिट रखी गई है 50 to 80 वर्ड्स। सेक्शन D की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 36, यानी कि 3 क्वेश्चन 34, 35, 36 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन 5 मार्क का है और इसकी जो वर्ड लिमिट रखी गई है वो 80 से लेके 120 वर्ड्स तक रखी गई है। लास्ट में कहते हैं देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में और लगा के अथवा लगा के दी हुई हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट को अगर कहीं ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं तो उसमें से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और फिर लिखा गया है कि जहाँ पर भी ज़रूरी होगा कि साइंस का एग्ज़ाम है तो डायग्राम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साइंस के लिए, इसीलिए लास्ट में लिखा गया है कि जहाँ भी ज़रूरी हो वहाँ पे साफ और प्रॉपरली लेबल डायग्राम, नीट एंड प्रॉपरली लेबल डायग्राम बनाएं। ठीक है, जहाँ भी ज़रूरी है वहाँ आपको डायग्राम बनाना है। ये कहेंगे नहीं आपसे कि डायग्राम बनाना है, आपको खुद समझना होगा कि यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं, तो आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम में लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम सेक्शन A डिस्कस करेंगे। सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D के लिए मैं दूसरी वीडियोस बना दूंगी। सेक्शन A की आज हम बात करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि टेम्परेचर दिया हुआ है आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको आपको सॉरी केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको आपको सेल्सियस में चेंज करना है। तो आप लोगों को पता होगा कि केल्विन में अगर टेम्परेचर दिया होता है उसको सेल्सियस में चेंज करने के लिए हमें उसमें से 273 माइनस करना होता है। तो आप 793 में से 273 माइनस कर देंगे और 870 में से भी 273 माइनस कर देंगे, तो जो भी उसके बाद माइनस करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर? इसी में एक क्वेश्चन चॉइस में दिया हुआ है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम जो चॉइस में क्वेश्चन दिया है उसमें से एक ही करें। बेटा ये प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस पेपर में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, इनके आंसर्स आपको आने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो चॉइस में है वो भी। चलिए, चॉइस में इसके साथ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम है, कौन सा पदार्थ का गुण यह प्रेक्षण दर्शाता है? इंग्लिश में बोलूँ
तो डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी से हमें पता चल रहा है कि गोताखोर पानी काट पाता है? तो बेटा इसका आंसर ये है कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो कोई भी मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो अगर स्पेस है तभी तो वो पानी के बीच में से निकल के जा पा रहा है। अगर उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो वो पानी को काट नहीं पाता ना। अगर कोई सॉलिड रखा हो उसकी जगह उसको नहीं काट पाएगा ना। पानी है, लिक्विड है, पार्टिकल्स में स्पेस है, इसीलिए वो उसे काट पा रहा है। तो ये कौन सा गुण दिखाता है? ये गुण दिखाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इंग्लिश मीडियम के लिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। किसके बेसिस पे? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे, आकर्षण बल के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है। किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो जल, चीनी और ऑक्सीजन, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो आपको ये पता है कि जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं और गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा दूर होते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम देख लेंगे, जिनके पार्टिकल्स पास हैं उसका मतलब उसमें आकर्षण बल ज़्यादा है। ठीक है। और जिनके पार्टिकल्स दूर दूर हैं इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो सबसे कम किस में आएगा? सबसे कम आएगा गैस में, दैट इज़ ऑक्सीजन। उसके बाद आएगा लिक्विड में, दैट इज़ वाटर। और लास्ट में आएगा शुगर में, दैट इज़ सॉलिड। तो अगर आप इसे बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार लिखेंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर जल आएगा, फिर चीनी आएगी। इंग्लिश के लिए पहले ऑक्सीजन, देन वाटर, देन शुगर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्र धातु क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। बेटा मिश्र धातु क्या होती है? या तो हम दो धातुओं को मिला रहे हैं, उससे भी मिश्र धातु बन सकती है, या हम एक धातु और एक अधातु को मिला रहे हैं, उससे भी मिश्र धातु बन सकती है। इंग्लिश मीडियम के लिए अगर हम दो मेटल्स को अगर हम मिक्सचर कर रहे हैं उसका, तो भी हमें अलॉय मिल सकता है। और अगर हम एक मेटल और एक नॉन मेटल या एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक मेटल एक नॉन मेटल ही मिला के अलॉय बनाएगा, उससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। अगर मेटल नॉन मेटल ले रहे हैं तो भी हम अलॉय बना सकते हैं, मेटल्स ही मेटल्स ले रहे हैं तो भी हम अलॉय बना सकते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल इन्होंने पूछा है, तो एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल हम ब्रास ले लेते हैं, जिसे हिंदी में पीतल कहते हैं। ये कॉपर और जिंक को मिला के बनता है। ठीक है। कॉपर और जिंक को मिला के, कॉपर मतलब Cu और जिंक मतलब Zn, तो कॉपर और Zn को मिला के क्या बनता है? ब्रास, जिसे हम पीतल कहते हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता की यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है कि क्या होती है, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन है तो कोई ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी सी डेफिनेशन लिखना, आप उसको एक वर्ड में लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब सल्यूट अमाउंट ऑफ सल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। किसी भी एक वॉल्यूम की कोई भी हम यूनिट ले लेंगे, उतने सोल्यूशन में हमने कितना सॉल्यूट घोला है वो उसकी सांद्रता होती है। हिंदी वाले देखें, प्रति इकाई आयतन में विलय की मात्रा, प्रति इकाई आयतन में जितना भी हमने विलय घोला है उसकी मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको उन दो जीवों के नाम बताने हैं जिसमें अपने आप के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। इसका मतलब आपको दो सेल ऑर्गेनल्स आपको बताने हैं जिसमें उसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। अच्छा, इसमें मिस्टेक है, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है दो जीवों के नाम बताइए और इंग्लिश में लिखा हुआ है नेम टू ऑर्गेनल्स। ठीक है। सेल ऑर्गेनल की बात हो रही है तो मुझे जीव तो नहीं कह सकते, तो यहाँ पे कई बार करेक्शन होते हैं, कई बार गलतियाँ होती हैं प्रैक्टिस पेपर में, तो इस कंडीशन में आप हमेशा इंग्लिश को ठीक मानेंगे। ठीक है। अगर हिंदी में कुछ और समझ आ रहा है और इंग्लिश में कुछ और दिया हुआ है तो हम हमेशा इंग्लिश को सही मानते हैं। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग दिया हुआ है
कि 2 ऑर्गेनेल्स ऐसे बताइए जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया 2 ऐसे कोशिकांग हैं जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जाना जाता है? लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो लाइसोसोम का काम क्या होता है उसके लिए पहले हम ये जानेंगे। तो लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम का काम होता है डाइजेशन। सेल के अंदर ये डाइजेशन में हेल्प करता है, और इसके अलावा अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है जो हमारी सेल को नुकसान पहुंचाता है तो उसको भी ये ख़त्म करता है। ठीक है, तो इसको हम आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं कि कभी कभी ये फट जाता है, तो इसके अंदर के जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो पूरी सेल में बिखर जाते हैं और उसकी वजह से सेल मर सकती है। तो ये है, तो उसके अच्छे के लिए उसका डाइजेशन करता है, फॉरेन पार्टिकल से, जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उनसे बचाता है। लेकिन कभी कभी जब ये बर्स्ट हो जाती है तो ये सेल को कंज्यूम कर लेती है, इसीलिए इसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके साथ चॉइस में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड, यानी कि जो कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है ना कोशिका झिल्ली, तो जो कोशिका झिल्ली का जो निर्माण करते हैं लिपिड और प्रोटीन, वो बनते कहाँ हैं ये पूछा गया है। तो वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, हिंदी में अंतर्द्रव्यी जालिका में। आप लोगों को याद होगा 2 तरह की अंतर्द्रव्यी जालिका थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी यानी कि चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका थी, उसमें लिपिड बनता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी यानी खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका थी, उसमें क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्रों के क्या कार्य हैं, यानी कि स्टोमेटा के आपको फंक्शन बताने हैं। तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती है, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं उसे हिंदी में, वाष्पोत्सर्जन में सहायक है ये। और दूसरा, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, जो गैसेस अंदर जाती हैं बाहर जाती हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए, वो सब कहाँ से जाती हैं? रंध्रों से जाती हैं, इंग्लिश में स्टोमेटा से जाती हैं, है ना। तो 2 काम है इनके कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? कि कहते हैं एक अलग स्पेशल काइंड ऑफ मसल पाई जाती है जिसे हम कार्डियक मसल कहते हैं, वो सिर्फ हार्ट के लिए पाई जाती है। तो इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या? एक तो इनवॉलेंट्री है, ठीक है, आपकी इच्छा से काम नहीं करेगी, थ्रू आउट लाइफ अपने आप काम करती रहेगी, ठीक है। और क्या स्पेशलिटी है इसकी? कि इट हैज़ एबिलिटी टू पंप द ब्लड, ठीक है, ये ब्लड को पंप करती है, इसके अंदर ये एबिलिटी है, तो इसकी स्पेशलिस्टी हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप गति और वेग में कैसे अंतर करेंगे? फिर से गलत क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश में है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, द राइट क्वेश्चन। तो स्पीड यानी कि चाल और वेलोसिटी यानी कि वेग, तो चाल और वेग में हमें कैसे अंतर करना है ये हमें पता करना है। तो इसमें क्या है, चाल और वेग में क्या अंतर होता है? देखिए, चाल किसे कहते हैं और वेग किसे कहते हैं, या गति किसे कहते हैं और वेग किसे कहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी दूरी आपने तय की है वो उसकी चाल कहलाती है, और एक पर्टिकुलर टाइम में आपने कितना आप अपनी पुरानी जगह से शिफ्ट हुए हो, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और जहाँ आप पहुँच गए हो उसके बीच का शॉर्टेस्ट वे, वो डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका क्या है? ये आपका है वेलोसिटी, ठीक है। तो जो चाल है, चाल जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी चाल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें दिशाओं का कोई भी वैल्यू नहीं होता, लेकिन जो वेग है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें दिशाओं का फर्क पड़ता है। इसीलिए चाल और वेग में क्या डिफरेंस है कि चाल कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। चाल कुछ भी अगर आप चले तो कितनी भी टाइम पे चले तो वो पॉजिटिव में आएगी हमेशा,
वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, वो ज़ीरो भी हो सकती है। आप जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। गति मतलब चाल जो है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, और वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। अगर आप जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए हैं तो विस्थापित तो हुआ ही नहीं ना, विस्थापित तो अब हुए ही नहीं, विस्थापन तो हुआ ही नहीं। तो विस्थापन अगर नहीं है तो आपका जो वेग है वो ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसी में अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। तो दूरी और विस्थापन में यही अंतर है कि जब हम कहीं से चलते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब हम चलते हैं तो जितनी टोटल हमने दूरी तय की गई है, मतलब ये जितना हम टोटल चले हैं वो दूरी है। लेकिन जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था और जहाँ पे हम पहुँचे हैं वहाँ तक जाने का छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट वे जो है वो विस्थापन है, ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों में। एक नंबर में है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पॉइंट आपको लिखना है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन के लिए सत्य है, यानी कि कौन सी बात विस्थापन के लिए सत्य कही गई है। इसका जो पहला पार्ट है वो है इट कैंट बी ज़ीरो, यानी कि विस्थापन जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, जबकि सत्य नहीं है, विस्थापन ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। अगर आप कहीं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से चले और आप वापस घूम घाम के वहीं आ गए तो आपको विस्थापन ज़ीरो आएगा, तो हो सकता है। सेकंड पार्ट इसका है, इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दूरी ज़्यादा होती है, विस्थापन कई बार ज़ीरो भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है, लेकिन दूरी तो दूरी ही होती है। दूरी हमेशा ज़्यादा होगी, इक्वल हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। तो सेकंड में इन्होंने लिखा था कि इसका जो परिमाण है वो दूरी से भी ज़्यादा है, तो ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पूछ रहे हैं कि कौन सा विस्थापन के लिए सत्य है, तो पार्ट ए जो है विस्थापन के लिए वो सत्य है, ठीक है, और जो नीचे वाला है वो असत्य है डिस्प्लेसमेंट के लिए। मतलब जो पहला वाला है वो जो है वो गलत है और जो दूसरा वाला है वो सही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ये पूछते हैं एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम को बताइए। जड़त्व का नियम क्या है बेटा, अगर कोई चीज़ रेस्टिंग पोजीशन में है तो वो हमेशा रेस्टिंग पोजीशन में ही रहेगी। अगर कोई चीज़ मूविंग पोजीशन में है, कोई चीज़ चल रही है, तो वो हमेशा चलती ही रहेगी, मूविंग पोजीशन में ही रहेगी, अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। ये आपका जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, it will remain at rest or keep moving in a straight line at constant speed unless it is acted upon by a force, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहती है, वो अपनी पोजीशन चेंज होने का विरोध करती है। कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहती है, कोई चीज़ रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहती है। लेकिन रुकी हुई चीज़ क्यों चलती है, जब उस पर कोई फोर्स काम करता है, या चलती हुई चीज़ क्यों रुकती है जब उस पर कोई फोर्स काम करता है। इसी के साथ अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि यदि क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो उस हिसाब से बताइए कि घोड़ा एक गाड़ी को कैसे खींच सकता है। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। कि अगर एक्शन रिएक्शन इक्वल है तो जो हॉर्स है वो कार्ट को कैसे पुल करता है। तो कार्ट को वो कैसे पुल करेगा कि वो अपने पैरों से ज़मीन को पुश करता है, ठीक है, पृथ्वी की ओर बल लगाता है, तो वापस उतना ही बल पृथ्वी विपरीत दिशा में लगाती है और घोड़ा गाड़ी आगे की तरफ जाती है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आपने नाव में देखा होगा। नाव कैसे चलती है, पानी में हम चप्पू चलाते हैं, ठीक है, तो हम उससे पानी पीछे की तरफ भेजते हैं और बदले में वो हमें आगे की तरफ भेजती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं, यानी कि मोमेंटम की बात हो रही है। मोमेंटम क्या है बेटा, फॉर्मूले से ही पता चल जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग इज इक्वल टू संवेग।
द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। और इसका एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप क्या समझते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सभी लोग जानते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों का यूज़ ना हो, नेचुरली जो भी चीज़ उगाई गई हो हम उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। 2 स्टेटमेंट दी हैं, 2 स्टेटमेंट में से अगर पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरा उसी से रिलेटेड है, मतलब दूसरा उसको क्लियर कर रहा है, उसी का स्पेसिफिकेशन दे रहा है, तो आप ए मार्क करेंगे। अगर दोनों ही बातें सही हैं लेकिन पहले वाला जो है वो दूसरे वाले का स्पष्टीकरण सही से नहीं दे पा रहा है या वो नहीं है, ठीक है, उससे लिंक्ड नहीं है, तो आप बी ऑप्ट करेंगे। अगर ए सही है लेकिन आर गलत है तो आप सी ऑप्ट करेंगे, और अगर ए गलत है आर सही है तो आप डी ऑप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड देखेंगे हम, असर्शन एंड रीज़न कहते हैं इसे। तो इसमें 14th क्वेश्चन देखेंगे। 14th क्वेश्चन में कहते हैं असर्शन है इनका कि मुर्गी पालन जो है वो घरेलू मुर्गियों को पालने के लिए किया जाता है, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग इज़ डन टू रेज डोमेस्टिक फाउल्स। इसका जो रीज़न है वो ये है, पोल्ट्री प्रोडक्शन इंक्लूड्स एग प्रोडक्शन एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन फॉर पोल्ट्री मीट। ये कहते हैं कि जो मुर्गी पालन है वो अंडे के लिए और मांस के लिए किया जाता है। तो अंडे और मांस के लिए किया जाता है तो सिर्फ घरेलू मुर्गियाँ ही क्यों, कोई भी मुर्गी पाली जा सकती है। ठीक है, तो इसमें जो है मुझे लगता है कि डी सही होना चाहिए, कि ए फॉल्स है कि घरेलू मुर्गियों को ही सिर्फ पाला जाता है, ये फॉल्स है। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सही है कि मुर्गियों को क्यों पाला जाता है, अंडे के उत्पादन के लिए और मांस के उत्पादन के लिए पाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होती हैं, यानी कि जो मैटर की स्टेट्स हैं वो इंटर कन्वर्टिबल, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो तापमान या दबाव को बदलकर पदार्थ की स्थिति को बदला जा सकता है। तो हम तापमान बढ़ाकर या घटाकर उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं, दबाव को बढ़ाकर या घटाकर उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से ए आंसर है। ए का मतलब कि बात भी सही है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, 16 क्वेश्चन में ये कहता है कि पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे उस मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, और हमारे आसपास पदार्थ 3 अवस्थाओं में मौजूद है, ठोस, तरल और गैस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये कहते हैं कि बात तो ठीक है, पहली बात तो ठीक है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, लेकिन जो दूसरा है वो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों बनाए, कि इसलिए बनाए क्योंकि वो ठोस, द्रव और गैस अवस्था में मौजूद है, नहीं। तो ये इसका आंसर नहीं है, इसीलिए इसमें बी ऑप्शन आएगा कि बात तो सही है, असर्शन तो सही है, लेकिन जो रीज़न है वो उसका सही नहीं है, लिंक्ड नहीं है, मतलब रीज़न नहीं है वो उसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 17 से लेकर 20 तक एक्चुअली उन सब के 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से कोई आपको 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके लिए अच्छी बात क्या है कि आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही आराम से हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से काम करेंगे तो। जैसे एक मैं पढ़ के बता देती हूँ, बाकी आपको खुद देखने हैं। भारत में 1952 से 2010 तक खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है, जिसमें कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में केवल 25% की वृद्धि हुई है। उत्पादन में ये वृद्धि खेती में शामिल प्रथाओं के माध्यम से हासिल की गई है। हम इसे 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला रोपण के लिए बीज का चुनाव है, दूसरा फसल पौधों का पोषण है,
तीसरा है बढ़ती और कटी हुई फसलों को नुकसान से बचाना। इस प्रकार फसल की पैदावार में सुरक्षा के लिए गतिविधियों के प्रमुख समूह को वर्गीकृत किया जा सकता है। फसल किस्म में सुधार, फसल उत्पादन में सुधार, फसल सुरक्षा प्रबंधन। इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ जल्दी से। In India, there has been a 4-time increase in the production of food grains from 1952 to 2010, with only 25% increase in the cultivable land area. This increase in production been achieved through the particles involved in farming. We can divide it into the 3 stages. The first is the choice of seeds for planting. Second is the nurturing of the crop plants. Third is the production of the growing and harvested crop from loss. Thus, the major group of activities for improving crop yield can be classified as crop variety improvement, crop production improvement, crop protection management. तो इसको पढ़ के आपको आंसर देना है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है खरीफ फसल की मौसम की अवधि क्या है, यानी कि जो खरीफ जो है, खरीफ की जो फसल होती हैं वो कौन से टाइम पे उगाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है जून से अक्टूबर, ठीक है। जून से अक्टूबर तक उगाई जाती है। दूसरा है रबी मौसम की अवधि क्या है। तो रबी मौसम की जो अवधि है वो है नवंबर से अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में कौन सी प्रक्रिया द्वारा निर्मित करते हैं, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो जो अपना फूड बनाते हैं उसे सनलाइट में जिस प्रोसेस से बनाते हैं वो उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। कौन सी नहीं है, अलसी नहीं है, अलसी जो है वो रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो इसमें आएगा सोयाबीन, सोयाबीन रबी की फसल नहीं है, वो खरीफ की फसल है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 20 में पैराग्राफ पढ़ के उसके बाद आंसर करना है, जो कि बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। कौन सा विलयन का घटक नहीं है, तो आपको पता है परीक्षित प्रावस्था विलयन का घटक नहीं होता, उसके 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसके 2 कंपोनेंट ही हैं, डिस्पर्स फेज जो है वो कोई कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट है चीनी का घोल है। चीनी का घोल क्या है, शुगर सोल्यूशन क्या है, किस किस चीज़ का सोल्यूशन है, सॉलिड और लिक्विड। चीनी जो हो गई वो सॉलिड है और वो क्या है, वो लिक्विड है, ठीक है। तो ठोस और तरल का विलयन यानी कि सोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि सांद्रता के बारे में कौन सी बात सत्य है। इसमें यही आएगा प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन किसी सोल्यूशन चाहिए हो गया, सॉरी, इसमें ये कह रहे हैं कि घोल की सांद्रता क्या है। तो ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें कुछ डेटा दिए हुए हैं, ठीक है, कि कितने ग्राम वाटर है, कितने ग्राम शुगर है। तो इससे आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है पता है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कितना सॉल्यूट आपने घोला है वो उसको बताता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा क्या आएगा आंसर। उसके बाद है एक विलयन का बड़ा घटक है। बड़ा घटक क्या है, विलायक होता है बड़ा घटक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये कहते हैं टक्कर से पहले 2 वस्तुओं के संवेग का योग टक्कर के बाद के संवेग के योग के बराबर होता है, बशर्ते उन पर कोई बाहरी संतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। ये वही पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा, इसको फिर पढ़ के आंसर देने हैं। जैसे संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है किसके लिए, 2 कणों के लिए, सेकंड वाला ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट है संवेग के संरक्षण का नियम उपयुक्त है बशर्ते, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो सही है, ठीक है, लेकिन कब, देयर शुड बी एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, एक्सटर्नल फोर्सेस बी
हो सकते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स के ऊपर। देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स। तो इसमें क्या है कि कोई बाहरी बल, असंतुलित बल नहीं होना चाहिए। लास्ट में है नो इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स, कि इसमें कोई भी इंटरनल फोर्स काम ना करे। नेक्स्ट है टक्कर होने पर दोस्तों का कुल संवेग क्या होता है। टक्कर होने पर कुल संवेग जो होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टक्कर आने पर सॉरी चला गया, टक्कर होने पर संरक्षित रहता है संवेग, ठीक है। जब टक्कर होगी तो संवेग में कोई चेंज नहीं आएगा, संवेग संरक्षित रहता है। उसके बाद है संवेग की एसआई इकाई, एसआई इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, जो किस और किसकी जो यूनिट है वो और किसके इक्वल है, तो वो वस्तु की गतिज ऊर्जा की इक्वल है। ए पार्ट जो है इसका वो आएगा, ठीक है। वो गतिज ऊर्जा की भी मापक होती है, दोनों में सेम यूनिट आती है। लास्ट है आपका ब्लड के बारे में, ठीक है, कि वो एक कनेक्टेड टिश्यू है, उसमें मैट्रिक्स होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सी कोशिका हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, तो हमें इम्यूनिटी कौन देता है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स मदद करता है, प्लेटलेट्स किसमें मदद करती है, रक्त का थक्का जमने में, तो इसका आंसर आएगा प्लांट कोएगुलेशन। नेक्स्ट है जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे ट्रांसपोर्ट कौन करता है ना, जो हमारी बॉडी में बनेगी तो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, आरबीसी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी कनेक्टिव टिश्यू है व्हाट, हर कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स तो होता ही होता है, तो मैट्रिक्स लगाएंगे हम, क्योंकि सेकंड ऑप्शन जो है वह सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, सेल्स दूर दूर होती हैं कह रहे हैं, तो हमें सिर्फ मैट्रिक्स पे लगाना है इसका निशान। और फिर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड के कौन से कंपोनेंट में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाएगा। तो ये बेटा सेक्शन ए था, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अगर आपको समझ आएगा और आपको ये वीडियो ठीक लगेगी तो ही मैं आगे की वीडियो भेजूँगी। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बताएंगे, अगर कोई डाउट है ये भी आप कमेंट में बताएंगे। थैंक यू।